हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संकुलों में रंगों के बारे में कि ये संकुल यौगिक जो होते हैं ना वो कलरफुल क्यों होते हैं। ठीक है, अपने सवाल क्या आता है यहाँ से कि संकुलों में रंगों की व्याख्या कीजिए। हमें ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखो आज अपने जो टॉपिक है उसकी हेडिंग क्या है, संकुलों में रंगों की व्याख्या। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो संकुल यौगिक जो होते हैं ना वो कलरफुल क्यों होते हैं। देखो इधर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, ये जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड रंग तो इसका तभी भाई कोई भी कंपाउंड, इस कंपाउंड का कलर तो हमें तभी पता लगेगा जब ये किसी प्रकाश में रखा जाएगा या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें पता लगेगा कि ये कंपाउंड का कलर कौन सा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड के ऊपर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यानी जब इस कंपाउंड पर प्रकाश की किरणें आकर गिरेगी, ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है इस लाइट में से, ये प्रकाश की किरणें लाइट, ये लाइट जो होता है इसको अपन बोलते हैं वाइट कलर, सफ़ेद कलर का होता है ये। इसमें सारे रीजन आते हैं, प्रकाश में सारे रीजन आ गए, इसमें आपके सारे आ गए, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, जो भी है ना सारे के सारे रीजन आ गए। लेकिन कंडीशन कलरफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन भैया ये होती है कि ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा कौन, कंपाउंड। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड एब्जॉर्ब्ड लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। इसका मतलब ये है कि यौगिक प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करना चाहिए, यानी प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण यदि कंपाउंड करता है तो कंपाउंड हमें कलरफुल दिखाई देगा। सीधा सा मतलब ये है, यदि कंपाउंड इस दृश्य क्षेत्र के अलावा प्रकाश के किसी भी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण यानी उस रेंज की रेडिएशंस को एब्जॉर्व करता है तो कंपाउंड हमें कलरफुल दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कंपाउंड ने यूवी लाइट को एब्जॉर्व कर लिया, यूवी लाइट को एब्जॉर्व कर लिया तो इट मीन्स वो कंपाउंड कलरफुल दिखाई नहीं देगा। एक्सरे को एब्जॉर्व कर लिया, नहीं दिखेगा, ठीक है ना, गामा रेज नहीं दिखेगा, कोई भी रेज हो, आईआर को एब्जॉर्व कर लिया तब भी कंपाउंड कलरफुल नहीं दिखेगा। कंडीशन है भैया ओनली विजिबल रीजन। याद रखना, केवल दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करने से ही संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। बात याद रखना, संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण। ठीक है, याद रखना, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करने से संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है फिर भी रंगीन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब केवल दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा या विकिरण का अवशोषण ही एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर लिया तो संकुल रंगीन दिखाई देगा। इसके पीछे के अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भाई इसके पीछे रीजन क्या है, विजिबल रीजन से चलो ठीक है अवशोषण कर लिया। सबसे पहले तो ये बताओ कि विजिबल रीजन जो होता है, प्रकाश का जो दृश्य क्षेत्र होता है, उस दृश्य क्षेत्र की वेवलेंथ क्या होती है, यानी कौन से कितने रेंज की वेवलेंथ का जब एब्जॉर्प्शन करे तब कंपाउंड हमें कलरफुल दिखाई देगा। तो भैया याद रखना आप लोग, ये 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर, या मैं ये कह दूं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, 8000 वेवलेंथ यानी 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की कोई रेडिएशन है, उसको यदि कॉम्प्लेक्स यानी कि इस वेवलेंथ की लाइट को यदि कोई कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है तो वो कॉम्प्लेक्स आपको कलरफुल दिखाई देगा।
हालांकि आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है इसमें। क्या मिल सकता है कि कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि 380 नैनोमीटर हो सकते हैं, यानी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के यहाँ पर हो सकता है आपके पास 790 हो, यानी 778 एंगस्ट्रॉम लिखा हो, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है। बट मैं तो ये कहूँगा कि ये ऑथेंटिक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक की वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोग याद रखें। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी ये जो रीजन होता है वो आता है दृश्य क्षेत्र का। ठीक है, अब दृश्य क्षेत्र में भी कई कलर होते हैं, वो हमें याद करना है। VIBGYOR, विब्योर, 7 रंग हो गए ये इंद्रधनुष के 7 रंग। V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट कलर तो जानते ही हो, बैंगनी रंग। इंडिगो, इंडिगो मतलब थोड़ा सा ब्लू से मिलता जुलता होता है, आसमानी सा। ब्लू नीला कलर हो गया, ग्रीन हरा कलर, येलो पीला कलर हो गया, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल कलर। ठीक है, तो ये सारे के सारी 400 से 800 के बीच में आ गई। एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे 400 नैनोमीटर की रेंज, जैसे मान लीजिए कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है और कॉम्प्लेक्स उस लाइट को एब्जॉर्व करता है, इट मीन्स वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है, इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है, इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्व करता है वही कलर हमें दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे देखो इधर, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इसने ये लाइट को एब्जॉर्व किया, ठीक है ना, इसने लाइट को मान लीजिए एब्जॉर्व किया, ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो ग्रीन थोड़ी दिखाई देगा, नहीं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखाई देता है। अब देखो भैया ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या चीज़ होती है, इसकी पूरी एक टेबल दे रखी है, वो टेबल मैं आप लोग को यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है ना, या फिर पर्टिकुलर आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें आप देख लेना। वो बाकी एक देसी तरीका भी दे रखा अपने यहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स है और उन कलर को अपन याद कर लेते हैं कि भाई इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन सा है। तो हालांकि अपने कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं उस देसी तरीके से, ठीक है, और लास्ट में मैं भी आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये बात बस इतनी ध्यान में रखनी है कि लाइट के विजिबल रीजन से यदि कोई कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो जिस रेडिएशन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी उसका पूरक रंग, जिस रंग की विकिरण का अवशोषण करता है उस रंग का पूरक रंग वास्तव में संकुल का रंग होता है। ठीक है, ये थी अपने। अब आगे देखते हैं अपन इसमें इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन मतलब ऐसा होता क्या है, ऐसा क्या हो गया कि लाइट, जब ये मान लीजिए कंपाउंड है, कंपाउंड पे लाइट आके गिरी और कंपाउंड ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इस कंपाउंड में क्या क्या हुआ कि ये कंपाउंड दिखने लग गया। यदि विजिबल के अलावा कोई दूसरी लाइट आप डाल दोगे तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो भैया इसके पीछे का रीजन अपन देखते हैं। पीछे का रीजन ये है इसके, दरअसल मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ये T2G और ये EG, क्लियर है भैया। तो देखो इधर कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग लाइट की वजह से थोड़ी हो रही है। स्प्लिटिंग तो मेटल के कांटेक्ट में कौन आए, लिगेंड। तब इसने क्या किया, लिगेंडो ने मेटल के जो एनर्जी लेवल्स थे उनको स्प्लिट कर दिया T2G और EG में। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D1। D1 का मतलब यहाँ आप इसी तरीके से भरोगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब इस कंपाउंड पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है इस पर लाइट
आ रही है। और लाइट में भी ये कौन सी लाइट से अवशोषण करे, विजिबल लाइट का, यानी कि दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे। अब दृश्य क्षेत्र में भी विब्योर आ गया, उसमें से भी किसी एक का करेगा। तो जब प्रकाश की किरणें किसी संकुल पर आपतित होती है तो संकुल में जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके जंप करके कहाँ चले जाएंगे, हाइयर एनर्जी लेवल में। यानी कि ये संकुल था, इस संकुल पर जब प्रकाश की किरणें डाली गई, प्रकाश की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर hν, फोटोन की एनर्जी। तो प्रकाश की किरणें जब किसी संकुल पर आपतित होती है तो संकुल प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद उस संकुल आयन में, यानी कि संकुल आयन में धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा के कक्षक कहाँ चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को, ध्यान से सुनना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब संकुल पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो निम्न ऊर्जा कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ से, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था वो यहाँ से एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद इजी में चला गया। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, T2G से इजी में। T2G भी क्या है, डी कक्षक ही तो है। इजी क्या है, ये भी डी कक्षक ही है। अरे भाई, शर्मा जी की कोई फैमिली थी, अब बंटवारा हो गया, ठीक है, बंटवारा होने के बाद एक ये शर्मा जी की फैमिली बन गई, एक दूसरी शर्मा, है तो दोनों अभी भी शर्मा जी ना भाई, सरनेम तो दोनों का सेम ही है, ये है तो डी ऑर्बिटल्स ही ना। अब T2G बन गया, ये इजी बन गया, लेकिन वास्तव में है तो डी ना, ये भी डी ऑर्बिटल्स है, ये भी डी ऑर्बिटल्स है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, T2G से इजी में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि D से D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं अपन DD संक्रमण। DD संक्रमण क्या होता है भैया, D से D में ट्रांजिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन होने की वजह से, ट्रांजिशन होने से क्या हुआ भाई, इसने ऊर्जा कहाँ से ऊर्जा कौन से क्षेत्र से अवशोषित की थी, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित की थी। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और यहाँ से उठ के कहाँ भाग गया, इजी में भाग गया। अब इजी में जाके चला गया ये। अब इजी में जाने के बाद जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को इमिट कर देता है, यानी उत्सर्जित कर देता है। और वो उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के कौन से क्षेत्र की होती है, दृश्य क्षेत्र की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से संकुल हमें रंगीन दिखाई देने लग जाता है। बात समझ में आ गई? तो संकुलों के रंगीन दिखाई देने के पीछे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कहलाता है डीडी ट्रांजिशन। बात समझ में आ गई? वो क्या कहलाता है, डीडी ट्रांजिशन, यानी कि डीडी संक्रमण की वजह से संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। और ये डीडी संक्रमण क्या होता है, T2G से इजी, डी से डी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिट करना, दैट इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। बात समझ में आ गई भैया? तो ये कहानी थी संकुलों में रंगों के बारे में। भाई संकुल यौगिक रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, डीडी संक्रमण के कारण। और डीडी संक्रमण भी प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषित ऊर्जा द्वारा ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए 10 किलो जूल ऊर्जा चाहिए थी, ठीक है, आपने उसको ऊर्जा दे दी 20 किलो जूल, तो क्या यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, जाएगा। अरे 10 ही चाहिए थी, आपने तो 20 दे दी, 10 से 1 ज़्यादा दे देते, 11 दे देते, तब भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाता वो तो, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बोले 10 किलो जूल ऊर्जा चाहिए तो आपने 100 पकड़ा दी, बोले ले डीडी ट्रांजिशन हो गया सर, बोले डीडी ट्रांजिशन हो रहा तो अब भी संकुल रंगीन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बोला डीडी ट्रांजिशन तो, एक बात बताओ आप, डीडी का मतलब तो यहाँ से यहाँ जाना ही होता है, लेकिन वो डीडी ट्रांजिशन भी दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण से होना चाहिए, तभी रंगीन दिखाई देगा,
ठीक है ना। दृश्य क्षेत्र के अलावा यदि डी ट्रांजिशन हो रहा है, मान लीजिए आपने एनर्जी उसको प्रोवाइड करा दी, ठीक है, यानी कि आपने एनर्जी जो है उसको यूवी की दे दी या आईआर की एनर्जी दे दी, ठीक है, बात समझ रहे हो, यूवी की एनर्जी दे दी या आईआर की एनर्जी दे दी, तो क्या संकुल रंगीन दिखाई दे जाएगा? नहीं देगा। रंगीन दिखाई देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या? दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण और फिर उसमें क्या होना चाहिए? डी ट्रांजिशन, ठीक है। देखो इधर VIBGYOR, आप इधर से इधर चलोगे तो इसमें इधर तो आ गए यूवी, वोयलेट से पहले अल्ट्रा वोयलेट, रेड के बाद क्या आ गया? IR, इधर से इधर चलोगे तो लैम्डा बढ़ रहा है, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब यूवी की तो एनर्जी ज़्यादा है ना, तो आपने मान लीजिए यूवी लाइट डाली तब भी डी ट्रांजिशन तो होगा, डी ट्रांजिशन तो होगा, लेकिन तब संकुल रंगीन दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा, डी ट्रांजिशन तो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रंगीन क्यों दिखाई दे रहा है? दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण, दृश्य क्षेत्र में विब्योर हो गए, ये कलर्स हो गए। बात समझ में आ गई? लिख देता हूं मैं VIBGYOR। वी का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये मतलब होता है विब्योर का। बात समझ में आ गई? अब लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको पता है E बराबर होता है एच न्यू, न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा, तो E बराबर क्या होगा? HC बाई लैम्डा, H कांस्टेंट हो गया, C कांस्टेंट हो गया, E इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। समझ गई ये बात? यहाँ से ये बात निकल के आई है, ठीक है। ये कहानी थी किसमें? संकुलों में रंगों की व्याख्या, ठीक है। याद रखना, जिस रंग का अवशोषण करता है वो रंग दिखाई नहीं देता, उसका पूरक रंग दिखाई देता है। जिस रंग का अवशोषण करेगा उसका पूरक रंग दिखाई देता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ और आपको आंसर बताने। मान लीजिए जैसा कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसमें स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3+। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d14s2। स्कैंडियम 3+ का तो ये होगा, क्योंकि आपको पता है स्कैंडियम का होता है 3d1, तो दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा एक बात बताओ, अब स्कैंडियम 3+ में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब एनर्जी आएगी, ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा जब इस संकुल पर आपतित होगी तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी से डी में क्या ट्रांजिशन होगा? अरे किसका कराओगे ट्रांजिशन? जब कोई है ही नहीं यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो इसका मतलब स्कैंडियम 3+ इस कंपाउंड में डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो संकुल यौगिक रंगीन होगा कि रंगहीन? तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कलरलेस। बात समझ में आ गई? तो D0 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है, या फिर मान लीजिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लीजिए मैं कंपाउंड लेता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इधर लिख रहा हूँ मैं ZnH262+, तो Zn2+ जो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों को भरना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब एक बात बताओ, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा यानी प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की विकिरणें जब इस पर आपतित होगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे कहाँ? ऊपर भी भरे हुए, अरे जगह ही नहीं है ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। कितनी एनर्जी दे दो?
लेकिन जगह नहीं है आगे जाने की, तो जाएगा कहाँ? तो डी से डी ट्रांजिशन इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब D0 D10 विन्यास जिनका होता है वो संकुल कैसे होते हैं? रंगहीन। संकुल कैसे होते हैं? वो रंगहीन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो D0 D10 विन्यास वाले संकुल क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। K2Cr2O7, एक होता है KMnO4। ये रंग, इसका रंग होता है नारंगी और इसका रंग होता है बैंगनी, ठीक है। K2Cr2O7 Cr2O7 2 माइनस MnO4 माइनस, इसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, इसमें मैग्नीज +7 में। आपको पता है क्रोमियम 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, तो 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन गए। तो इसमें भी तो D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 होता है वो संकुल रंगहीन होते हैं। रंगहीन कहाँ? ये तो नारंगी है, ये बैंगनी है। अपनी बात गलत साबित होगी। इसका मतलब भाई यहाँ D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बावजूद भी ये कलरफुल है, ये कलरफुल है। तो देखो भैया इनका आंसर दिया गया है चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण। ये संकुल यौगिक रंगीन होते हैं dd संक्रमण की वजह से नहीं। इन संकुलों में dd संक्रमण तो होता ही नहीं है, dd संक्रमण नहीं होता है, ये रंगीन होते हैं आवेश स्थानांतरण के कारण। बात समझ में आ गई? अब आवेश स्थानांतरण क्या चीज़ होती है ये आगे अपन देखेंगे, जब नेक्स्ट यूनिट स्टडी करेंगे ना अपन, उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप याद रखना कि K2Cr2O7 और KMnO4 जो यौगिक है वो रंगीन होते हैं आवेश स्थानांतरण के कारण, न कि dd संक्रमण के कारण, ठीक है। अब सवाल जैसे कब कौन सा, अब जैसे मान लीजिए, अब अगला टॉपिक मेरा ये है रंगों में, इसी में आगे मैं बात करूं कि मान लीजिए आपको कोई वैल्यूज़ बता दी जाए और कहा जाए कि बताओ इस संकुल का रंग क्या होगा, तो इसके लिए हमें एक टेबल जो होती है वो याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? कि मान लीजिए कि इस रंग का अवशोषण करता है तो इसका पूरक रंग ये होता है, क्योंकि दिखाई तो पूरक रंग ही देगा, तो वो अपन को पूरी टेबल है वो याद करनी पड़ती है, ठीक है। वो मैं टेबल आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है, या मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा PDF फाइल में ये, ठीक है। अब देखो इधर, ये रंग निर्भर किस पर करता है? रंग विपाटन पर निर्भर करेगा, रंग विपाटन पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है रंग विपाटन पर निर्भर कैसे करता है? अभी थोड़ी देर पहले देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था VIBGYOR, ठीक है। इधर से इधर चलने पर लैम्डा बढ़ रही थी, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो इधर विपाटन से मतलब ये है, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, इसका मतलब डेल O का मान बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो कम वेवलेंथ की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए डेल O यदि कम होगा, विपाटन कम होगा,
विपाटन कम हो तो गैप कम होगा, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब अब वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण करेगा। कम, यदि विपाटन कम होगा तो रेड कलर की तरफ के रंगों का अवशोषण करेगा, ठीक है, और यदि ये कम होगा, ठीक है ना, तो इधर के रंगों का अवशोषण करेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को और उस क्वेश्चन को समझना आप लोग, ठीक है। देखो इधर, इसी ये जो मैंने अभी चीज़ समझाई है ना, इसी के बेसिस पे है एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोग को। MCl6 3- MH2O6 3+, MCN6 3-, ठीक है। अब मैं इनके कलर बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई ये जो इनका जो मैंने कलर बता रखा है वो सही ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। इसका कलर रेड, ऑरेंज और इसका कलर दे दिया मैंने ग्रीन। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, हालांकि बीएससी में तो आएंगे नहीं इस तरह के। सवाल ये है, क्या इस संकुल का रंग लाल होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ये सही लिखा है कि मैंने गलत लिखा है, कैसे पता करेंगे इस चीज़ का? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको लिगेंडों के उनकी विपाटन क्षमता का क्रम पता है, कैसे Cl- H2O और Cn-, यानी ये विपाटन क्षमता का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? Cn-। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी डेल्टा O उतनी ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ, ये मैंने एब्जॉर्ब लाइट के बारे में भाई, ये संकुल तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या इसको करेगा या इसको करेगा, ये सही कौन सा है? तो देखो इधर, अब आपको देखना है साइनाइड वाले जो ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, सबसे कम तरंगदैर्घ्य के रंग का अवशोषण करेगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य का कौन सा है? ग्रीन, ऑरेंज और रेड में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य का कौन सा है? ग्रीन वाला। तो इसका मतलब ये सही है। इसमें देखो, फिर उसके बाद H2O, फिर ग्रीन के बाद क्या है? ऑरेंज भाई, फिर ऑरेंज, ये भी सही है। फिर आगे देखो Cl सबसे वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो मतलब विपाटन कम, विपाटन कम तो मतलब डेल O सबसे कम, डेल O सबसे कम तो इसका मतलब एनर्जी भी सबसे कम। सबसे कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की विकिरण का अवशोषण। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य कौन सी आ गई? रेड। तो इसका मतलब ये हो गया आपके। तो ये क्रम बिल्कुल सही है, ये इसका, ये इस कलर का एब्जॉर्ब, ये इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। अब मैं आपको एक देसी तरीका बता देता हूँ कैसे पता लगाया जाता है कि कौन से कलर का एब्जॉर्प्शन करेगा तो कौन सा कलर दिखाई देगा, कौन से का एब्जॉर्प्शन करेगा तो कौन सा दिखाई देगा। इसका मतलब जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा उसका पूरक रंग वास्तव में दिखाई देता है। देखो ये तरीका है याद करने का। एक लाइन यूँ खींचो, एक लाइन यूँ खींचो और एक लाइन बीच में खींचो इसके, ठीक है। इधर लिख दो VIBGYOR। ब्लू का एब्जॉर्प्शन करता है तो रेड दिखाई देगा, ठीक है ना। इसमें ये दिखाई देगा, सॉरी, ब्लू का एब्जॉर्प्शन करेगा तो ऑरेंज दिखाई देगा, ब्लू से ऑरेंज, ऑरेंज का करेगा तो ब्लू दिखाई देगा, ग्रीन का करेगा तो रेड दिखाई देगा, रेड का करेगा तो ग्रीन दिखाई देगा, येलो का करेगा तो वॉयलेट दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? ये था इनका एक देसी तरीका है याद करने का, ठीक है भैया। ये कहानी थी अपनी किसकी? रंगों की, ठीक है। अच्छा, इससे आगे देखो इधर, यहाँ तक ये हो गया अपना। अब इसके बाद में चलो एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सवाल मेरा ये है कि आपको पता है जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड लाइट ही क्यों यूज में ली जाती है?
रेड लाइट ही क्यों यूज में ली जाती है जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं? दरअसल उसके पीछे रीज़न ये होता है, देखो आप लोग, जो रेड लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की। वेवलेंथ ज़्यादा होने से क्या हुआ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो एटमॉस्फेयर में जितने पार्टिकल्स हैं उनसे सबसे कम स्कैटर्ड होती है। सबसे कम स्कैटर्ड होती है, इसका मतलब मान लीजिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्मोकी है, फोग है, पार्टिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा, तो रेड लाइट क्या होगी, ऐसे मौसम में भी दूर तक देखी जा सकती है। क्यों? उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, इसी वजह से वो दूर तक देखी जा सकती है। ठीक है ना? तो इसीलिए अपन जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड लाइट ही यूज में लेते हैं। तो ये थी आपके संकुलों में रंगों की व्याख्या। अब इसके बाद में देखते हैं अपन, देखो इधर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो इधर क्या बन जाता है, क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन जाता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ आपकी, समझाइए K4 FeCN6 की प्रकृति प्रतिचुंबकीय है, या फिर K3FeF6 की प्रकृति अनुचुंबकीय, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। आपको पता है FeCN6 4-, इसका मतलब इसमें Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ का मतलब 3d6 हो रहा है 0, विपाटन होगा यहाँ पर 5, इलेक्ट्रॉन भरोगे आप T2G, और ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरना, उच्च चक्रण संकुल है कि निम्न चक्रण, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है यहाँ पर, क्योंकि विपाटन ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो विपाटन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। अनपेड का मतलब अयुग्मित, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकी। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं किसमें, K3FeF6 में देख सकते हैं। ठीक है, ये थी आपके कंप्लीट CFT। तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, CFT की मान लीजिए कमियां बतानी हो तो, और CFT की कमी तो दरअसल यही है, CFT बताती है आपको कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, लेकिन वास्तव में तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड जो होता है 100% आयनिक तो होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा CFT, और यदि अपन VBT की बात करें, भाई CFT जो होती है, CFT इज़ बेटर देन VBT, क्योंकि CFT में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के बाद ही कौन सी थ्योरी दी गई, CFT। ठीक है, तो ये आप लोग की यूनिट सेकंड जो थी उसका एक पार्ट जो था संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच।